नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपन आज हिंदी पेडागोजी का टेस्ट नंबर 7 ले रहे हैं। इससे पहले 6 टेस्ट मैं आपके ले चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें 6 टेस्ट हिंदी पेडागोजी से संबंधित हैं और आगे जितने भी टेस्ट लेते जाएंगे वो सारे उसमें ऐड अपन करते जाएंगे। अगर वो टेस्ट आपने नहीं दिए पहले वाले तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा कर के प्लेलिस्ट खोल करके वो टेस्ट देख सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि ये जो अपन जानते हैं कि हिंदी में 15% ग्रामर से संबंधित और 15% जो है आपके हिंदी पेडागोजी से संबंधित आते हैं। तो पेडागोजी का सेक्शन अपन लोग इस टेस्ट में पूरा कवर कर रहे हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों हमारे पेडागोजी की वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक ना मिले तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है हिंदी पेडागोजी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से भी आप जो है उनको पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस आपको करवाया जा चुका है। दोस्तों पहला अपना जो प्रश्न है वो है व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या भाषा संसर्ग विधि। तो दोस्तों ये अपने को बताना है। सब लोग कमेंट करके बताइए कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। दोस्तों एक और बात बता दूं कि शिक्षा मंत्री जी ने आप सब लोग जानते हो बोल दिया है कि रीट का आयोजन जरूर होगा। तो अब ये आपके ऊपर है, अब कौन से प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया, कौन से प्रश्न का नहीं दिया, ये कोई मतलब की बात है ही नहीं। अपने मतलब की बात ये है कि रीट होगी और अपने को अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। अगर जो लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ये विश्वास ना रखें कि उनका रीट में सिलेक्शन हो सकता है। अभी जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो जो है रीट में उसके नंबर आने की, अच्छे नंबर आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अभी जो मेहनत करके निकलेगा वो आगे ज़रूर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, आपके ऊपर है मेहनत करना। और इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका आगमन विधि। तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो कौन सी है, आगमन विधि है। नेक्स्ट अपना प्रश्न नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है, व्याख्यान विधि, तुलना विधि, गीत और अभिनय विधि या चौथा ऑप्शन व्यास प्रणाली। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की बात की जा रही है यहाँ पे। तो दोस्तों बच्चों को अपन अगर गीत गा करके, कविता को गा करके पढ़ाएंगे गीत के रूप में और अभिनय भी करके बताएंगे साथ साथ, तो बच्चे जो हैं वो अधिक रुचि लेंगे और अपनी तरफ आकर्षित भी होंगे, कविता को पढ़ने के लिए आकर्षित होंगे, समझने के लिए आकर्षित होंगे। तो यहाँ पे गीत और अभिनय प्रणाली बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। मित्रों प्रश्न नंबर 3 है, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आवश्यक है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण तथा चौथा ऑप्शन है नाटक शिक्षण। यानी कि शब्द भंडार में वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक है ये अपने को बताना है। गद्य शिक्षण आवश्यक है, पद्य शिक्षण आवश्यक है, रचना शिक्षण आवश्यक है, नाटक शिक्षण आवश्यक है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि शब्द भंडार की वृद्धि के लिए आपका सबसे उपयुक्त होता है गद्य शिक्षण, जो कि आप लोग सभी आंसर ठीक दे रहे हैं। पहला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। नवाचार का मतलब क्या होता है, नई टेक्निक को शिक्षा के अंतर्गत मतलब नई टेक्निक का उपयोग करना पढ़ाने में क्या होता है, नवाचार। उसको ही नवाचार बोलते हैं कि नए तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, तो वो नवाचार ही होता है। ठीक है, जैसे आजकल सभी कोचिंग्स ऑनलाइन आ गई हैं। ऑनलाइन एक प्रकार से पढ़ाना जो है वो पढ़ाई के क्षेत्र में नवाचार माना जाता है। ठीक है, तो नवाचार आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है ये बताना है। सेमिनार का प्रयोग, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग, तीसरा खेल में शिक्षा और चौथा सूचनाओं का आदान प्रदान। तो दोस्तों जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है, इसलिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही आपका रहेगा। सेमिनार का प्रयोग, टोली शिक्षण का विधि का उपयोग, खेल में शिक्षा, ये सारे नवाचार हैं। लेकिन जो आपका सूचनाओं का आदान प्रदान है वो किसी प्रकार का नवाचार नहीं माना जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 का सही रहेगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह विचार किसका है। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह बात किसने कही है बताना अपने को। 1 स्किनर, 2 वाइगोत्स्की, 3 चॉम्स्की और 4 पियाजे। तो किसने ये बात कही है अपने को बताना है कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो दोस्तों ये जो भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह जो विचार है या यह जो कथन है, ये कथन किसका है, स्किनर का है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या होगा, 1
ऑप्शन सही होगा। मित्रों, प्रश्न नंबर 6 है, भाषा प्रयोगशाला होती है उच्चारण शुद्धता हेतु, वाचाल करने हेतु, वाचाल यानी कि मतलब बोलने में निपुण, कलाकार करने हेतु, बातचीत सिखाने हेतु। तो भाषा प्रयोगशाला जो होती है उसका प्रयोग दोस्तों, भाषा प्रयोगशाला किसके लिए होती है? उच्चारण शुद्धिकरण के लिए होती है। भाषा जो प्रयोगशाला होती है वो किसके लिए होती है? उच्चारण शुद्धिकरण के लिए होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? अगर व्यक्ति निरंतर मौन वाचन करता रहता है तो उसको कौन सा दोष आ जाता है? वर्तनी दोष यानी लिखने की समस्या, उच्चारण संबंधी दोष यानी बोलने संबंधी समस्या, तीसरा सीखने में मंदता यानी कि बच्चा सीखने में धीमा हो जाता है, अधिगम नहीं कर पाता है, धीमा अधिगम कर पाता है, लेखन दोष यानी लिखा नहीं जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए कमेंट करके। निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? तो दोस्तों सही आंसर इसका रहेगा उच्चारण संबंधी दोष बच्चे में निरंतर मौन वाचन से आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, प्राय पाठशाला में बालकों से पहले क्या लिखाया जाता है? ठीक है, प्राय पाठशाला में बालकों से पहले क्या लिखाया जाता है, ये प्रश्न है यहाँ पे। शब्द, वाक्य, अक्षर या स्वयं का ज्ञान, स्वयं का नाम। तो प्राय पाठशाला में बच्चों से पहले क्या लिखवाया जाता है, ये अपना प्रश्न है। शब्द लिखवाया जाता है, वाक्य लिखवाया जाता है, अक्षर या स्वयं का नाम लिखवाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3, अक्षर उनसे पहले लिखवाया जाता है। प्राय पाठशाला में क्या किया जाता है कि बच्चों से अक्षर लिखवाना प्रारंभ कर दिया जाता है, लेकिन होना क्या चाहिए? स्वयं का नाम जो है वो बच्चे को पहले लिखवाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का 2-3 अक्षर का नाम है तो कम से कम वो 2-3 अक्षरों को सीख लेगा। और बच्चा स्वयं का जब नाम लिखेगा तो उसमें सीखने के प्रति भी उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि अपना नाम जो वो कैसे लिखा जाता है। तो वो सीखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो 2-3 अक्षरों को सीख लेता है। ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले कैसे कबूतरी बच्चे को सिखाना है। अगर बच्चा चाहे तो गै से गमला भी पहले सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अक्षर वो पहले सीखे वही उसको सिखाना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम सुनील है, किसी बच्चे का नाम आपका सुनील है, तो उसको इस प्रकार से अपन लिखना सिखाएंगे। उसको बताएंगे कि बेटा ये स है, ये ऊ की मात्रा सू बन गया, ये न, ये छोटी ई की मात्रा नी बन गया, और ये ल सुनील। इस प्रकार से 3 वर्णों का ज्ञान उसको हो गया और वो इनको पढ़ने की भी कोशिश करेगा, लिखने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चा अपना नाम जो है वो पहले सीखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे 3 अक्षरों का ज्ञान उसको एक साथ हो रहा है, जबकि अपन क सिखाने में ही अपने को काफ़ी समय लग जाएगा अगर अपन कैसे शुरू कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे प्राय पूछा है, प्राय पाठशाला में बालकों से पहले क्या लिखवाते हैं? तो अक्षर लिखवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना प्रश्न, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, लेखन शिक्षण में, सहस्वर वाचन में या उपरोक्त सभी में? दोस्तों अपन जानते हैं मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किस में किया जाता है? आपका लेखन शिक्षण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। दोस्तों मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 10, पैनल चर्चा को कक्षा में शिक्षण के फलस्वरूप सामने लाने का कार्य किसने किया? कार्टराइस, कुक, हेरी ए ओवरस्ट्रीट या फ्रेड स्टोफेल? तो अपने को बताना है कि पैनल चर्चा को कक्षा शिक्षण के फलस्वरूप सामने लाने का कार्य किसने किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हेरी ए ओवरस्ट्रीट ने जो है पैनल चर्चा को कक्षा शिक्षण के फलस्वरूप सामने लाने का प्रयत्न किया था, कार्य किया था। सबसे पहले पैनल चर्चा को जो कक्षा में यही लेकर के आए थे। तो हेरी और स्ट्रीट जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। मित्रों नेक्स्ट अपना प्रश्न है, लिंगुआ फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार टेस्ट में भी अपने आ गया है। तो अपन जानते हैं लिंगुआ फोन कैसा उपकरण है, दर्शे है, सर्वे है, दर्शे सर्वे है या इनमें से कोई नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लिंगुआ फोन जो है वो एक सर्वे उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा, जो कि भाषा की शुद्धता के लिए काम में लिया जाता है, उच्चारण शुद्धता के लिए काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा, सर्वे साधन। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निदानात्मक प्रश्न पत्रों का निर्माण करके किसके आधार पर निदानात्मक प्रश्नों का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है? समप्राप्ति परीक्षण के आधार पर, विद्यार्थियों की कमजोरियों के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों
जो आपके निदानात्मक प्रश्न पत्रों का जो निर्माण है वो आपका संप्राप्ति परीक्षण के आधार पे, यानी कि उपलब्धि परीक्षण के आधार पे ही जो आपके निदानात्मक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में पता चलता है कि ये जब बच्चे कमज़ोर हैं, और उसके बाद निदानात्मक परीक्षण के द्वारा देखा जाता है कि ये बच्चे किस टॉपिक विशेष में कमज़ोर हैं। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण का आधार क्या होता है? संप्राप्ति परीक्षण जो है वो आधार होता है निदानात्मक परीक्षण का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर अपना रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्नों से सृजनात्मकता का अधिक पता लगता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न? दोस्तों, सृजनात्मकता का अधिक पता किससे लगता है? सृजनात्मकता यानी कि बच्चा अपनी सारी बातों को अपने शब्दों में खुले रूप से व्यक्त कर सके, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ में तो अबसद होते हैं, तो इसमें तो सृजनात्मकता बहुत ही कम होती है, न के बराबर। अति लघुत्रात्मक में बहुत कम होते हैं, क्योंकि 1-2 लाइन के प्रश्न होते हैं, 4-5 लाइन के लघुत्रात्मक होते हैं। सबसे ज़्यादा जो होते हैं आपकी सृजनात्मकता वो निबंधात्मक प्रश्नों में होती है। बच्चा अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग करके कितना भी इसमें लिख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, किस प्रकार के परीक्षण श्रेष्ठ माने जाते हैं? शिक्षक निर्मित परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या उपरोक्त सभी? तो जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं जिस प्रकार के परीक्षण वो कौन से हैं आपको बताना है। किस प्रकार के परीक्षण श्रेष्ठ माने जाते हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके जवाब जरूर दें। तो दोस्तों, जो सही आंसर होगा वो होंगे मानकीकृत परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण जो है वो उद्देश्य के लिए, अगर उद्देश्य विशेष की बात की जाए कि उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे परीक्षण किसको माना जाता है, तो शिक्षक निर्मित परीक्षण होंगे। लेकिन जो है किस प्रकार के परीक्षण, पूरे परीक्षणों की बात की जाए तो आपके मानकीकृत परीक्षण जो होंगे वो सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे, क्योंकि वो मानक होते हैं और उनमें सारे उद्देश्य एक प्रकार से शामिल होते हैं। सारी चीज़ों का जो जांच करना है वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो मानकीकृत परीक्षण यहाँ पे सही आंसर अपना रहेगा। मित्रों, नेक्स्ट अपना प्रश्न है 15 प्रश्न। अच्छे परीक्षण का गुण होता है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, अपन जानते हैं अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों अपने ये 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। 15 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, पढ़ाई को शुरू कीजिए। आपको पता है कि रीट का एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, तो तैयारी को जारी रखिए और ज़ोरों शोरों से, और अपने मित्रों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। वीडियो अगर पसंद आया लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।